हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। लास्ट क्लास में हमने हैलोजन डेरिवेटिव देखा था और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लास्ट पढ़ चुके थे फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ने के बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चन को देखा था और ये कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन अपन ने देखे थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था अपने पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचते हैं कि अप्रोच अपने पास क्वेश्चन की कहां पे, यानी कि ये क्वेश्चन अपने पास में किस जगह पे हमने इसको रीड किया था, किस जगह पे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है कि अपने पास कोई कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन ये कराते हैं। तो यहां पे अपन ने देखा था कि ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी डार्जन रिएक्शन। ठीक है, और ये कहा था कि डार्जन रिएक्शन जो होती है ये एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की बेटर प्रोसेस होती है। रीजन क्या था अपने पास में कि वहां पर जो अपने पास को प्रोडक्ट अपने पास में SO2 और HCl जो बनते हैं वो गैसियस फेज में होने के कारण इजी वे में सेपरेट हो जाते हैं। और जब इजी वे में सेपरेट हो जाते हैं इसलिए हमने कहा था कि एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन के लिए ये एक बेटर प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास एल्कोहल है। ठीक है, अब यहां अपने पास एल्किल के रूप में कोई भी पार्ट हो सकता है, इसको अपने को नहीं छेड़ना है। जो अपने पास एल्किल पार्ट है, एल्किल पार्ट ठीक इसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब यहां पर केवल OH का सब्स्टिट्यूशन होता है तो यहां अपने पास यहां पे क्लोरीन और साथ में SO2 और HCl का रिमूवल, यानी कि ये इसका मेन प्रोडक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शन है, यानी कि अपने पास HBr की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ में। देखिए अब OH आपको दो जगह पे दिख रहा है। ठीक है, दो जगह पे दिख रहा है। तो यहां पे जब अपन देखते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल की रिएक्शन के लास्ट में हमने एक नोट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि यहां ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं ये रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि OH ग्रुप का +R इफेक्ट होने के कारण रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर अराइज होते हैं, जिसकी वजह से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर इस OH का सब्स्टिट्यूशन ना होकर के जो एल्किल पार्ट वाला OH होता है इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। और जब इसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो फॉर्मिंग प्रोडक्ट रिंग के OH से ना बनके अपने पास एल्किल ग्रुप का जो OH होता है उसके साथ से बनेगा। ठीक है, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपने पास में एल्कोहल की रिएक्शन HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में, और हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसे हमने कहा था ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो एल्कोहल की रिएक्शन जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन HC क्लोरीन के द्वारा होगा और H2O का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में एल्किन की रिएक्शन HBr के साथ में। देखिए एल्किन की रिएक्शन HX के साथ में अपने पास में पढ़ी थी, वहां पे हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, एक सिमेट्रिक एल्किन के साथ और एक अनसिमेट्रिक एल्किन के साथ में। सिमेट्रिक एल्किन होता तो पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती, तो जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती उसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन कहीं पे भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्किन, और जब अनसिमेट्रिकल एल्किन होती है तो अपने पास दो रूल अप्लाई करते हैं, एक करते हैं मार्कोनिकोव रूल और एक करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल कब आता है? जब अपने पास जो एरो का साइन होता है, एरो के साइन के ऊपर यदि कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस दी हुई है तो उस कंडीशन में एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई किया जाता है। तो यहां अपने पास एरो के ऊपर कोई भी अपने पास प्रेजेंस नहीं है तो यहां अपने पास मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यदि अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्किन होती है तो उस पर यदि किसी पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं तो उस पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होता है जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं। ठीक है, तो यहां अपने पास सेकेंडरी ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक,
यहां पर अपने पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट मार्कोनिकोफ रूल के अपोजिट बनता है। ठीक, नेक्स्ट अपने पास में एल्कीन और एल्कीन पर HI का एडिशन, यानी कि HX का एडिशन, कोई भी पेरोक्साइड वगैरह की प्रेजेंस नहीं है, यानी कि यहां अपने पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करेंगे और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अपने पास में ये नेगेटिव पार्ट कहां पर अटैच होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे इसका हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट अपने पास में हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि हाइड्रोकार्बन भाग का हेलोजिनेशन फोटोलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। जब यहां पर फोटोलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये अपने पास जो हाइड्रोकार्बन एल्कीन वाला पार्ट होता है इसका हेलोजिनेशन होगा। अब देखिए हम ये जानते हैं कि इंटरमीडिएट अपने पास में मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर अपने पास इंटरमीडिएट कौन सा, कार्ब फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की अपन बात करते हैं तो दो कंडीशन है कि या तो अपने पास जो CH2 था इस पर रेडिकल की फॉर्मेशन हो, या फिर अपने पास CH3 का जो कार्बन है इस पर रेडिकल की फॉर्मेशन हो। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्ब फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी कार्ब रेडिकल। ठीक है, ये स्टेबल क्यों है, एक तो इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और दूसरा अपने पास ये रेडिकल रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबल होता है। जब ये रेडिकल स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी यहीं से बनेगा और यहां अपने पास ये। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने पास में ये क्वेश्चन भी अपने पास एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड के साथ में कराते हैं, यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है अपने पास में, यानी कि एल्किल पार्ट जो है वो रहेगा और साथ में फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एल्किल क्लोराइड रिएक्शन सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, एसीटोन जो है एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ। तो यहां अपने पास फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में ऐसा अपन ने पढ़ा था, तो यहां पर फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज होगा आयोडाइड, ये इसमें प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास में एल्कीन पर ब्रोमिनेशन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन यानी कि यहां इंटरमीडिएट बना था अपने पास में साइक्लिक ब्रोमोनियम साल्ट, यानी कि यहां अपने पास पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जगह पे Br का एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ में CCl4 की प्रेजेंस में, यानी कि हुन्स-डीकर रिएक्शन अपने पास। और हुन्स-डीकर रिएक्शन में अपने पास जो एल्किल भाग है अपने पास ये वाला, इससे हैलोजन एटम अटैच हो जाता है, साथ में CO2 का रिमूवल Ag। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर अपने पास पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, HX के साथ में रिएक्शन कराते हैं, दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में एक तरफ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं और एक तरफ हैलोजन अटैच कर देते हैं, ये। ठीक है, बन गई अपने पास एल्कीन। एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखिए एक्सेस दिया हुआ है, यानी कि ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, यानी कि एक HX मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करेगा तो अब इस कंडीशन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करते हैं। और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहां पर, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं, यानी कि यहां अपने पास जेम डाई हैलाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये अपने पास इनके सॉल्यूशन हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन चेक करेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कलर क्या होता है इनका,
ठीक है, किस फेज के अंदर या किस स्टेट के अंदर ये प्रेजेंस होते हैं, एनवायरमेंट में किस तरह से ये पाए जाते हैं, इन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपने पास में है कि यहां अपने पास जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड में CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये कंपाउंड इसके नेचर में गैसियस फेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी में जो मोर देन यानी कि कार्बन 18 तक ये कंपाउंड होते हैं इसके लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और मोर देन कार्बन 18 यानी कि जिसमें कार्बन एटम के नंबर जो हैं वो 18 से ज्यादा होते हैं, वो अपने पास सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी अपने पास कलरलेस कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड अपने पास में होते हैं कलरलेस, लेकिन इनका जो एल्किल आयोडाइड कंपाउंड होता है ये वायोलेंट कलर का होता है। ठीक है, वायोलेंट का क्यों? क्योंकि ये फोटोलाइट की प्रेजेंस में वायोलेंट होता है। फोटोलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, जो एल्किल आयोडाइड होता है ये I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के कारण ये वायोलेट कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकेंड अपन बात करते हैं इसमें कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये चेक करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी की अपन बात करते हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी के लिए हम ये जानते हैं कि सेम डिजॉल्व होती है। ये हम 8वीं 9वीं क्लास से ही जानते हैं कि अपने पास सेम कंपाउंड के अंदर डिजॉल्व होता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि पोलर कंपाउंड में डिजॉल्व होगा। ठीक है, और नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, देखिए अब एल्किल हैलाइड इसकी हम बात करते हैं। तो एल्किल हैलाइड की नेचर हम चेक कर चुके हैं। यहां पर कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से हेलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनकी नेचर पोलर नेचर होती है, और पोलर नेचर होने के कारण अब देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल की अपन बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या होंगे, अपने पास में डिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल में या तो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं या फिर ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जनरली हम ये कहते हैं कि एल्किल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये रीजन क्या है अपने पास में इनके इनसॉल्युबिलिटी का, देखिए हम ये जानते हैं कि एल्किल हैलाइड इनके अंदर अपने पास में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अपने पास वांडर वाल्स फोर्सेज अपन ये कहते हैं, या हम ये कहते थे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल के जो आपस में मॉलिक्यूल होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक, अभी यहां पर अपने पास जो एल्किल हैलाइड होते हैं अपने पास में, इन एल्किल हैलाइड में जो इंटरेक्शन फोर्सेज होते हैं और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, अब सॉल्युबल होने के लिए इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन का होना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इनके खुद के जो इंटरेक्शन है ये ब्रेक होने चाहिए। ठीक है, और जब इनका इंटरेक्शन होगा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी इतनी नहीं हो सकती कि ये इनमें इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके।
ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूबल किस में होंगे, सॉल्यूबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि हम ये कह दें CCl4 में डिजोल्व हो जाए। ठीक है, या हम ये कह दें ईथर में डिजोल्व हो जाए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म में इसमें डिजोल्व हो जाए। तो अपने पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इनकी बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इफेक्टेड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम ये कहते हैं कि अपने पास मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पर अपन एक तो ये कहते हैं कि अपने पास एल्किल ग्रुप सिमिलर है लेकिन हैलोजन डिफरेंट है, और हैलोजन डिफरेंट है अपने पास में, यानी कि यहां मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कैसे, देखिए हम ये कहते हैं जनरल वे में, हम ये मान कि तो 1 किलो चीनी जो है उसको पिघलाया जाए और 10 किलो चीनी को पिघलाया जाए, तो कौन सी पहले, जो 1 किलो है, 10 किलो में क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा तो उसको पिघलाने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक इसी तरह से यहां पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो इनमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मोर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, मोर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसी में सेकेंड अपने पास में यदि अपने पास हैलोजन सेम है लेकिन एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। इनका रीजन होता है अपने पास में कि इनके बीच में जो वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं, और वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं तो इन इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि मोर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, और मोर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। तो ध्यान रखना अपने पास में मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर इनके इंटरेक्शन फोर्स यानी कि अपने पास में वान डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वान डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि यदि अपने पास अब एल्किल ग्रुप है, हैलोजन एटम अपने पास में सिंगल है लेकिन एल्किल ग्रुप की ब्रांचिंग होती है, ठीक है, यानी कि ये अपने आइसोमर रखते हैं, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने पास ब्रांचिंग चेन, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो अपने पास इनका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वान डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होंगे, वान डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होगी, और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें C4H9X, इसकी बात करते हैं तो इसे हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2X, ये है अपने पास, इसी का एक आइसोमर अपने पास में है, ये हो गया, और एक आइसोमर, ठीक है। अब यहां पर सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अब मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन ब्रांचिंग डिफरेंट होती है, इस कंडीशन में किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना कि अपने पास में ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वान डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होंगे, जिससे इनका
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा अपने पास में। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना अपने पास में कि हमेशा इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र चाहे किसी के भी बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग चेन के। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपने पास में कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है, जिसमें एक अपने पास में कंपाउंड है, ये कुछ एग्जाम्पल है अपने पास में। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद में ब्रांचिंग चेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसमें होगा, तो देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट डी का होगा। ठीक है, तय कर लेंगे। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, सी और ई का। ठीक है, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर वेट है। इसके बाद किसका होगा, ए का, और फिर बी। ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व किया। अब इसके बाद ई और सी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अब इनमें से किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ई की ब्रांचिंग ज्यादा है तो ई का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और सी का ज्यादा। तो ये अपने पास इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि ब्रांचिंग यहां पे ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते समय सबसे पहले सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग और उसके बाद ब्रांचिंग चेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, डेंसिटी क्या होती है, इसकी बात करते हैं। डेंसिटी के लिए हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी में हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम कहते हैं कि एटॉमिक मास जो अपने पास में इंक्रीज हो जाए, यानी कि अपने पास हैलोजन जो है, हैलोजन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाए, या एल्किल ग्रुप जो होते हैं ये डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाए, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे हम ये कह दें CH3 Br C2H5 Br C3H7 Br, इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इनके डेंसिटी का ऑर्डर होता है अपने पास। इसके बाद हम बात करते हैं पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट इसकी बात करते हैं। ठीक है, ऑब्लिक पोलैरिटी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। देखिए इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी अपने पास में तो डाइपोल मोमेंट यानी कि पोलैरिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था कि अपने पास CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I ये।
इंपॉर्टेंट भी लगवाया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया अपने पास में। देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन वाले का, ब्रोमीन वाले का और आयोडीन वाले का, ये इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा। लेकिन यहां पर अपने पास इन दोनों की बात करते हैं तो ये ऑर्डर इस तरह से ना होकर के सबसे ज्यादा CH3Cl का, CH3F का, फिर इसके बाद CH3Br का और CH3I का। ठीक है, ये इनका ऑर्डर होता है, ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, रीजन क्या बताया था कि यहाँ पे फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अपने पास स्मॉल होती है, फ्लोरीन का साइज भी क्या होता है अपने पास स्मॉल होता है, जिससे इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इससे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होते हैं। इस वजह से यहां पर जो फ्लोरीन होता है इसका डाइपोल मोमेंट क्लोरीन के कंपेयर में लेस हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अपने से, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? डाइपोल मोमेंट का पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो देखिए हम ये जानते हैं कि यहां पर अपने पास जो कार्बन होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, टेट्राहेड्रल शेप है। सबसे पहले इसकी टेट्राहेड्रल शेप को बनाते हैं, ये इसकी टेट्राहेड्रल शेप है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें से जो बॉन्ड, एक तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव कर रहे हैं, तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, इसी तरह यहां पे क्लोरीन की ओर, कार्बन की ओर, यहां पे क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 4 क्लोरीन है ये एक दूसरे को अपोज करती है, एक दूसरे के अपोजिट में, यानी कि एक दूसरे को अपोज करने से यहां पे म्यू इक्वल टू 0, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। ठीक है, 0। इन दोनों को चेक करते हैं तो देखिए जब हम इसकी टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह से होती है अपने पास में, बीच में कार्बन लेते हैं, 2 वैलेंसी इसकी इस तरह से होंगी तो 2 वैलेंसी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट वाले शेप को हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, क्लोरीन दोनों इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का डायरेक्शन कार्बन की ओर, ये डायरेक्शन होगा, और क्लोरीन के कारण डायरेक्शन इधर, यानी कि क्लोरीन के कारण नीचे की ओर होगा, कार्बन हाइड्रोजन के कारण कार्बन की ओर, यानी कि दोनों डायरेक्शन एक ही साइड में जा रहे हैं, दोनों ऐड हो गए। लेकिन यदि हम बात करते हैं CHCl3 की तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मतलब 2 क्लोरीन एक दूसरे को अपोज कर रही है तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन एक हाइड्रोजन और क्लोरीन की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, इसलिए इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 2 क्लोरीन अपोज करें जबकि यहाँ पे ऐसा कोई अपोज करने वाला नहीं होता, तो CH2Cl2 इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू CHCl3 और CCl4 के। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था कि इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो यहां पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू।